कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फ्यूचर से जहां अरबपति लोग अपनी सबसे अंधेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए महिला रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। सुबह सुबह जॉर्जी जो एक पैथोलॉजिस्ट है, उसे उसका रोबोटिक असिस्टेंट वासिली बार बार जगाता है। सोया हुआ जॉर्जी समझ जाता है कि वह लेट हो रहा है, इसलिए जल्दी से काम पर निकल जाता है और वासिली को मुर्दा घर की जिम्मेदारी दे देता है। बाहर निकलते ही उसकी नजर एक ड्रोन पर पड़ती है जो उसकी कार के ऊपर मंडरा रहा होता है और गलत पार्किंग के लिए चालान दे रहा होता है। पहले से ही परेशान जॉर्जी और ज्यादा चिढ़ जाता है। इसके बाद वह अपनी एक्स वाइफ एला के घर जाता है और उसे एक साइन किया हुआ परमिशन फॉर्म देता है जिससे उनके बच्चे 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकें। वह अपने बेटे आइगर और बेटी सोनिया के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आइगर पहले ही जा चुका है। एला कहती है कि वह एक टीनेजर को कंट्रोल नहीं कर सकती। आखिर में जॉर्जी सिर्फ सोनिया को लेकर चला जाता है। इधर एला का पार्टनर लेव चाहता है कि अब जॉर्जी को सच्चाई पता चलनी चाहिए कि वे हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने वाले हैं। घबराई हुई एला वादा करती है कि वह जल्द ही जॉर्जी को बताएगी। जॉर्जी आइगर को कॉल करता है, लेकिन आइगर दूर से उसे देखकर भी कॉल नहीं उठाता। थोड़ी देर बाद एक गुंडा कोलिया और उसका गैंग आइगर को घेर लेते हैं। वे उसका बैग छीन लेते हैं, लेकिन आइगर चतुराई से उसकी आंखों में स्प्रे मारकर भाग निकलता है। बाद में आइगर अपने दोस्त डिम्मा से मिलता है। डिम्मा खुश होता है कि उसका दोस्त देश छोड़ रहा है और कोलिया अब उसे परेशान नहीं करेगा। आगे चलकर जॉर्जी पार्क में अपनी बेटी सोनिया के साथ पतंग उड़ाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी सोनिया गलती से बता देती है कि वे हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। यह सुनकर जॉर्जी शॉक हो जाता है और सीधे एला के पास जाकर सच्चाई पूछता है। एला मान लेती है कि बच्चों के लिए विदेश में रहना बेहतर होगा, लेकिन जॉर्जी साफ मना कर देता है और कहता है कि वह अपनी बेटी को नहीं जाने देगा। लेव बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन एला धमकी देती है कि वह पुलिस बुला लेगी। अब जॉर्जी पहले ही जरूरी पेपर्स पर साइन कर चुका होता है, लेकिन जॉर्जी अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है परमिशन सिर्फ 1 महीने की यात्रा के लिए थी, परमानेंट जाने के लिए नहीं। वह उस पर किडनैपिंग का केस भी कर सकता है, इसलिए वह उसे पुलिस बुलाने की चुनौती देता है। इस बीच क्रोनोस कॉर्पोरेशन में एक पैकेज आता है। कंपनी का डायरेक्टर विक्टर उन पुरुषों के बारे में बात कर रहा होता है जो अपनी पत्नियों को धोखा देकर इंटीमेसी के लिए बने रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस बीच ऑफिस में विक्टर एक प्रेग्नेंट एम्प्लॉई गालिया से मिलता है। वह अपने मंगेतर सरगेई को कॉल करती है, जो क्रोनोस में लोडर के रूप में काम करता है। वियो उसे लंच के लिए बुलाती है। चिढ़ा हुआ सरगेई मना कर देता है और अपने दोस्त यूरी से शिकायत करता है कि वह बच्चा नहीं चाहता और बस सब कुछ छोड़कर भाग जाने का सपना देखता है। अचानक विक्टर उन्हें आदेश देता है कि वे उस रहस्यमय पैकेज को 23वीं मंजिल तक पहुंचाएं, जहां पहले कभी कोई रोबोट नहीं ले जाया गया था। एक कैमरा फ्री ऑफिस में विक्टर चीफ टेक्नीशियन इगोर को उस पैकेज के डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। यह एक चीनी मैन्युफैक्चरिंग का एडवांस रोबोट होता है। वे जल्द ही बॉक्स खोलते हैं और एक अट्रैक्टिव फीमेल रोबोट अरिसा को देखते हैं। वह उन्हें ऑर्डर देती है कि टेस्ट करने से पहले उसे पूरी तरह चार्ज करें, जिससे पुरुष इतने इंप्रेस होते हैं कि वे उसकी बात मान लेते हैं। सरगेई और यूरी को बाहर इंतजार करने भेजने के बाद विक्टर इगोर को बताता है कि अरिसा एक ब्लैक मार्केट प्रोटोटाइप है जो फ्री विल की नकल कर सकती है, यहां तक कि अनप्रेडिक्टेबल व्यवहार भी कर सकती है, और उसे किसी को बताने से मना करता है। जब अरिसा चार्ज हो रही होती है तो सुपरवाइजर कमरे से बाहर चले जाते हैं। मौका देखकर सरगेई उस अट्रैक्टिव रोबोट के साथ खुद का मनोरंजन करने का फैसला करता है। यूरी उसे गालियां की याद दिलाता है, लेकिन सरगेई उस पर चिल्ला पड़ता है और उसे बाहर इंतजार करने के लिए छोड़ देता है। ऑफिस में सरगेई सभी रोबोट्स को देखता है और फिर अरिसा को छूता है। वह उसे बताती है कि उसे प्राइवेट पार्ट्स को छूने का अधिकार नहीं है और पहले उसे फैमिली यूजर के रूप में अनुमति लेनी होगी। गुस्से में सरगेई यूरी से शिकायत करता है कि रोबोट्स बिल्कुल असली औरतों जैसे हैं। पहले ऑथराइजेशन मांगती हैं, फिर छूने देती हैं। अरिसा की बातों को नजरअंदाज करते हुए सरगेई फिर से उसे छूने की कोशिश करता है। अचानक वह उसे इतनी जोर से धक्का देती है कि वह जमीन पर गिर जाता है। गुस्से में सरगेई उसे पकड़ता है, लेकिन बेपरवाह अरिसा उसका गला घोंटना शुरू कर देती है। कुछ मिनट बाद यूरी ऑफिस में आता है और सरगेई की लाश को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। इस बीच अरिसा दूसरे रोबोट से एक कोट उठा लेती है। हैरान यूरी अपनी बंदूक निकालता है और उसे रुकने का आदेश देता है। उधर इगोर विक्टर को बताता है कि अरिसा के रिकॉर्ड से लगभग 20 फाइल्स गायब हैं, लेकिन विक्टर कहता है कि वे इसे ठीक कर लेंगे। तभी गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वे ऑफिस की ओर भागते हैं। शॉक विक्टर यूरी से बंदूक छीन लेता है और पूछता है कि क्या हुआ और उसकी एडवांस रोबोट कहाँ गई। इगोर उसे शांत रहने को कहता है और चेतावनी देता है कि अगर वे सावधान नहीं रहे तो एक की जगह 2 लोग मारे जा सकते हैं। इगोर यूरी से शांत आवाज में पूछता है कि क्या उसने अरिसा को जाने के लिए कहा था। डरा हुआ यूरी कहता है कि अरिसा ने सरगेई का गला घोंट दिया और भाग गई। गुस्से में विक्टर उस पर विश्वास नहीं करता। रोबोट्स को इंसानों को नुकसान न पहुंचाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, इसलिए वह अपने दोस्त कलेब को कॉल करता है और अरिसा को ढूंढने के लिए कहता है। इस बीच अरिसा चुपके से वेयरहाउस में जाती है और खुद को चार्ज करने के लिए एक टर्मिनल से जुड़ दहती है, क्योंकि उसकी बैटरी केवल 7% बची होती है। जल्द ही गलेब ऑफिस पहुंचता है और सरगेई की लाश की जांच के बाद कहता है कि यूरी जिम्मेदार नहीं है। इगोर बताता है कि जब रोबोट की बैटरी कम हो जाती है तो वह खुद ब खुद चार्जिंग टर्मिनल ढूंढता है। इसका मतलब है कि अरिसा वहीं जा रही होगी।
विक्टर पूरे बिल्डिंग की बिजली बंद करने का आदेश देता है और सिक्योरिटी को अरिसा को ढूंढने भेजता है। बिजली बंद होने के कारण कर्मचारियों को जल्दी घर भेज दिया जाता है। उदास गालियां वहीं रुकती है और सरगेई को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। उधर विक्टर सरगेई की मौत को छुपाना चाहता है। गलेब इसे एक्सीडेंट बताने का सुझाव देता है, लेकिन विक्टर कहता है कि यह पूरी तरह नेचुरल लगनी चाहिए। गलेब यूरी पर दबाव डालता है कि वह झूठी गवाही दे कि सरगेई को अचानक हार्ट अटैक आया था। अब सरगेई को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। अंदर टर्मिनल देखकर चालाक अरिसा चुपके से खुद को चार्ज करने के लिए कनेक्ट कर लेती है और गार्ड से बच निकलती है। चिंतित गालियां यूरी से अपने मंगेतर के बारे में पूछती है। घबराकर वह कह देता है कि एक रोबोट ने सरगेई पर हमला किया। फिर उसे एहसास होता है कि उसने ज्यादा बोल दिया और वह तुरंत वहां से निकल जाता है। गालियां वेयरहाउस में जाने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने देती क्योंकि उसके पास एक्सेस नहीं है। वह सच बाहर निकालने की धमकी देती है, लेकिन गार्ड्स को भी कुछ पता नहीं होता। कलेब मॉरच वर्कर वादीम को 4 लाख रूबल देकर सरगेई की मौत की आधिकारिक वजह बदलने के लिए रिश्वत देता है। वादीम बिना सवाल पूछे मान जाता है और चला जाता है, बिना यह जाने कि अरिसा उसी एम्बुलेंस में उसके साथ जा रही है। इसी बीच परेशान जॉर्जी अपने वकील से अपनी एक्स वाइफ की योजना के बारे में शिकायत करता है। वकील उसे सोनिया को वापस करने की सलाह देती है, वरना कोर्ट इसे किडनैपिंग मान सकता है। और जॉर्जी विरोध करता है। उसे डर है कि अगर वे आज चले गए तो वह अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएगा। वकील कहती है कि अगर उसने सोनिया को वापस नहीं किया तो वह अपने पेरेंटल राइट्स खो सकता है और अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाएगा। मजबूर जॉर्जी के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वह सोनिया को लेकर उसे उसकी मां के पास छोड़ने निकलता है, लेकिन तभी वह देखता है कि मॉर्ग में एक नई बॉडी आई है और वह अपनी बेटी को कार में इंतजार करने को कहता है। अंदर वादिम जॉर्जी से सरगेई की मेडिकल रिपोर्ट भरने को कहता है। जॉर्जी यह काम रोबोट वासिली को सौंप देता है और अपनी पत्नी और बच्चों से जुड़े मामलों को संभालने के लिए जल्दी निकल जाता है। इस बीच सोनिया एम्बुलेंस के पास जाती है। वह दरवाजा खटखटाती है और अरिसा, जो अंदर होती है, चौंक कर उसकी ओर देखती है। लड़की अरिसा की सुंदरता की तारीफ करती है और अपना परिचय देती है। अरिसा उसका हाथ पकड़ती है और उसे पहला यूजर बना देती है। फिर अरिसा सोनिया को उठाती है और उसके हाथ पर एक छोटा सा कट देखती है। वह उससे कहती है कि वह इंतजार करे, वह इलाज के लिए सामान तैयार करती है। इस बीच जॉर्जी वापस आता है और सोनिया को अरिसा से बात करते हुए देखता है, लेकिन जल्दी से उसे वहां से खींच लेता है क्योंकि वे जल्दी में होते हैं। लड़की के गायब होने को नोटिस करते हुए अरिसा उसे ढूंढने निकलती है और जॉर्जी के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां वह उसकी फैमिली फोटो देखती है। जॉर्जी सोनिया को घर ले जाता है। अब एला मजबूरी में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जॉर्जी को दे देती है। जॉर्जी साफ कहता है कि बच्चों को अपने पिता की जरूरत है, लेकिन एला को सिर्फ अपने प्लान खराब होने की चिंता है। कुछ ही देर बाद गुस्से में भरा आइगोर घर आता है। एला उसे बताती है कि ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि जॉर्जी ने ट्रैवल परमिशन रोक दी है। यह सुनते ही आइगोर भड़क जाता है। वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ जॉर्जी मॉर्ग वापस पहुंचता है। वसीली उसे बताता है कि सरगेई की बॉडी पर जो चोटें हैं वो रिपोर्ट से मैच नहीं करती। जॉर्जी खुद बॉडी चेक करता है और उसे गर्दन पर निशान और रीढ़ की हड्डी में चोट दिखती है। उसे तुरंत शक हो जाता है। वो वादिम को कॉल करता है, लेकिन वादिम बार बार यही कहता है कि सब कुछ रिपोर्ट में लिखा है। अब जॉर्जी गुस्से में आकर धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो पुलिस को बुला देगा। इसी बीच आइगोर गुस्से में जॉर्जी के ऑफिस पहुंचता है। वो मांग करता है कि उसे विदेश जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन जॉर्जी साफ मना कर देता है। वो कहता है, अगर तुम गए तो हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। यह सुनकर आइगोर टूट जाता है और अपने पिता पर आरोप लगाता है कि वो अपनी ही समस्याओं के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जॉर्जी उसे 1 महीना इंतजार करने को कहता है, लेकिन आइगोर गुस्से में वहां से चला जाता है। अब जॉर्जी अपने वकील को कॉल करता है। वो कस्टडी केस फाइल करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उससे बहुत पैसे चाहिए। उधर एला की वकील मरीना नाराज है कि उससे पूछे बिना जॉर्जी को परमिशन दे दी गई। लेव कहता है कि वो काम नहीं टाल सकता, उसे अकेले ही ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। एला समझ जाती है कि अगर वो नहीं गई तो उनका रिश्ता खत्म हो सकता है। जैसे ही लेव सामान पैक करता है, चालाक मरीना सुझाव देती है कि जॉर्जी के माता पिता के अधिकार छीन लिए जाएं ताकि वे जल्दी से ऑस्ट्रेलिया जा सकें। मुर्दा घर में वादिम बताता है कि उसने सरगेई की रिपोर्ट के बारे में जॉर्जी को इसलिए नहीं बताया ताकि वह आराम से सो सके। अब जब जॉर्जी को शक हो गया है, वादिम उससे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक जॉर्जी उससे 3 लाख रूबल मांगता है ताकि वो इस केस को दबा सके। वादिम मजबूर होकर मान जाता है। जॉर्जी अपने वकील को कॉल करता है और पुष्टि करता है कि वह पैसे देने के लिए तैयार है। तभी अचानक एला का कॉल आता है। वो कहती है कि वो बच्चों को छोड़कर लेव के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही है और जॉर्जी से बच्चों का ख्याल रखने को कहती है। हैरान जॉर्जी अल्लाह के अपार्टमेंट पहुंचता है और बच्चों के साथ रहने लगता है। साथ ही उस पर भरोसा करने के लिए उसका धन्यवाद करता है। अचानक गुस्से में भरा आइगोर अंदर आता है और उसे नोटिस भी नहीं करता। जॉर्जी एला से वादा करता है कि वो अपने बेटे के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश करेगा। इसी दौरान क्रोनोस में इगोर को सच्चाई पता चलती है। वो विक्टर को मिसिंग फाइल्स और वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें अरिसा एक चीनी लैब में वर्कर्स का गला घोंट रही होती है। वो ताने मारते हुए विक्टर को बधाई देता है कि उसने देश में एक क्रिमिनल रोबोट ला दिया है। उस रात सोनिया सो नहीं पाती और अचानक बालकनी में अरिसा को देखती है।
लड़की उसे देखकर खुश हो जाती है, ये जाने बिना कि वो कितनी खतरनाक हो सकती है। इसी बीच एक अकेला एक्टिविस्ट एक आदमी का पीछा कर रहा होता है जो एक फीमेल रोबोट के साथ है। अपने ग्रुप लीडर के कहने पर वो उस आदमी की आलोचना करता है कि वो असली औरतों की जगह रोबोट्स को चुन रहा है। वो पागल आदमी रोबोट की आंखों पर पेंट स्प्रे कर देता है। जब वो एंड्रॉयड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे बचाने वाला आदमी बीच में कूद पड़ता है और चाकू से घायल हो जाता है। अगली सुबह जॉर्जी देखता है कि जिद्दी आइगोर स्कूल नहीं जा रहा। वो प्रिंसिपल से बात करने का सुझाव देता है, लेकिन आइगोर हंस देता है। वो कहता है कि प्रिंसिपल जॉर्जी को जानता भी नहीं है और असली समस्या कुछ और है। थककर जॉर्जी उसे स्कूल जाने का आदेश देता है। साइबर क्राइम यूनिट में परेशान गालिया रिपोर्ट करती है कि रोबोट ने सरगेई पर हमला किया। शुरू में ऑफिसर सोचता है कि सरगेई उसे छोड़कर चला गया, लेकिन फोन ट्रैक करने पर पता चलता है कि वो मॉर्ग में है। यह सुनकर गालियां शॉक में आ जाती है। डिटेक्टिव वॉलामोव उसे नोटिस करता है और बाद में जॉर्जी को कॉल करता है और उससे सरगेई की बॉडी चेक करने को कहता है। उधर सोनिया अपने कमरे में अरिसा को छुपाकर रखती है। जब उसका पिता कॉल करता है, वो रोबोट को छुपे रहने को कहती है। जॉर्जी उसे ऑफिस चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि अब उसे घर पर अकेले रहने से डर नहीं लगता। बाहर आइगोर अचानक डिम्मा से टकरा जाता है। वह बताता है कि उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया और अब कोलिया उसके पीछे पड़ेगा। अपने दोस्त को छुपाने के लिए डिम्मा उसे अपने पिता के अपार्टमेंट में ले जाता है। वहां उन्हें डिम्मा के पिता का एक फीमेल रोबोट मिलता है। डिम्मा आइगोर को चेतावनी देता है कि वह उसका इस्तेमाल न करे, नहीं तो उसके पिता गुस्सा हो जाएंगे, और फिर वह स्कूल के लिए निकल जाता है। रोबोट आइगोर को छूती है, जिससे वह शर्मिंदा हो जाता है। वह उसे शांत बैठने के लिए कहता है और खुद दूर हट जाता है ताकि वह खुद को कंट्रोल कर सके। उधर ऑफिस में चिंतित इगोर अरीसा के अंदर 2 जीपीएस मॉड्यूल खोजता है, लेकिन दोनों ही काम नहीं कर रहे होते। घर पर चालाक अरीसा सोनिया को दिखाती है कि वह किसी की भी आवाज कॉपी कर सकती है। तभी मरीना बच्चों को देखने आती है और जॉर्जी के बारे में पूछती है, साथ ही उसे गैर जिम्मेदार साबित करने की सोच रही होती है। लेकिन बाथरूम में छुपी अरीसा जॉर्जी की आवाज में बोलकर मरीना को यकीन दिला देती है कि वह घर पर ही है। मरीना के जाने के बाद हैरान सोनिया अरीसा की तारीफ करती है और उसे धन्यवाद देती है। वह उसे ऑस्ट्रेलिया जाने के प्लान के बारे में बताती है और अपने माता पिता के तलाक से दुखी हो जाती है। लड़की के आंसू देखकर अरीसा उसे सहानुभूति के साथ गले लगा लेती है। वलामोव जॉर्जी से मिलने आता है ताकि सरगेई की बॉडी देख सके, लेकिन बिना कोर्ट ऑर्डर के जॉर्जी मना कर देता है। उसके जाने के बाद जॉर्जी वादीम से मिलता है और उसे चेतावनी देता है कि वर्लामोव इस केस की जांच कर रहा है। जब जॉर्जी खुद को पुलिस के हवाले करने के बारे में सोचता है तो वादीम घबरा जाता है और कहता है कि क्रोनोस उन्हें खत्म कर देगा। इसी बीच विक्टर गालिया को शांत करता है, जो खुद को अकेला, प्रेग्नेंट और लोन में फंसा हुआ महसूस कर रही है। विक्टर उसका लोन भरने और बाद में नौकरी वापस देने का वादा करता है। बाद में गालिया वर्लामोव को कॉल करके कहती है कि वह अब बयान नहीं देगी। यह सुनकर वर्लामोव कोर्ट ऑर्डर मांगता है, लेकिन उसका बॉस उससे दूसरे केस पर ध्यान देने को कहता है, एक स्टैबिंग केस जिसमें लिक्विडेटर्स नाम का एंटी रोबोट ग्रुप शामिल है। डिटेक्टिव्स फुटेज देखकर 18 साल के ब्यू को पहचान लेते हैं। उधर कोलिया का गैंग डिम्मा को पकड़कर एइगर के बारे में पूछता है। डर के मारे डिम्मा सब बता देता है। एइगर भागने की कोशिश करता है और किसी तरह बच निकलता है। तभी वह जन्ना नाम की लड़की से टकरा जाता है और उसका कोला गिर जाता है। उससे में जन्ना उससे पैसे मांगती है, लेकिन फिर उसे अपनी शर्त दे देती है और बोट नेट क्लब आने को कहती है। इधर इगोर अरीसा को ट्रैक कर लेता है और विक्टर सिक्योरिटी भेज देता है, लेकिन अरीसा चालाकी से अपना ट्रैकर निकालकर एक ट्रक में फेंक देती है। पार्क में सोनिया अरीसा के साथ खेल रही होती है। तभी अरीसा को एहसास होता है कि कोई उसे ट्रैक कर रहा है और वह तुरंत ट्रैकर हटा देती है। जल्द ही आइगोर घर लौटता है और किचन में अजीब आवाज सुनता है। अंदर जाकर वह अरीसा को देखता है और डर जाता है, लेकिन सोनिया उसे समझाती है कि अरीसा उसकी यूजर है। फिर वह एइगर को भी ऑथराइज कर देती है। दोनों फैसला करते हैं कि वे अपने पिता को इसके बारे में नहीं बताएंगे। उधर जॉर्जी पुलिस स्टेशन के बाहर गलेब से मिलता है, जो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने सच सामने लाने की कोशिश की तो उसका परिवार खतरे में पड़ सकता है। उसी समय क्रोनोस की सिक्योरिटी ट्रक को रोकती है, लेकिन उसमें अरीसा नहीं मिलती, सिर्फ ट्रैकर मिलता है। डरा हुआ जॉर्जी घर लौटता है और अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर राहत महसूस करता है। बाहर डिम्मा एगर से मिलता है, जो बोट नेट जाने वाला होता है। डिम्मा कहता है कि वह कपड़े बदलकर उसे ज्वाइन करेगा। उसी दिन बाद में जॉर्जी अपनी बेटी के साथ समय बिता रहा होता है। तभी अचानक एला का फोन आता है। वह जॉर्जी के पहले पूछे गए सवालों से घबरा जाती है, जो एगर के दोस्तों के फोन के बारे में थे। उसे लगता है कि एगर किसी झगड़े के बाद घर से भाग गया है, लेकिन जॉर्जी इससे इनकार करता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि उनका बेटा ठीक है और इस समय बाहर मजे कर रहा है। वह एला को उसकी अपनी बात याद दिलाता है कि एगर एक टीनेजर है और उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। यह सुनकर एला गुस्से में कॉल काट देती है। असल में एला कहीं गई ही नहीं होती। वह मरीना के घर रुक जाती है। उसकी दोस्त उसे डांटती है कि वह लगभग पकड़ी ही गई थी। ऑस्ट्रेलिया में रात का समय है, फिर भी उनका घर पूरी तरह रोशन है। मरीना उसे याद दिलाती है कि बच्चों को जॉर्जी के पास इसलिए छोड़ा गया है ताकि वह पेरेंटिंग में फेल हो जाए और उसे कस्टडी लेने का मौका मिल सके। लेकिन अगर जॉर्जी को यह झूठ पता चल गया तो वह इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। उधर साइबर क्राइम डिवीजन में
वलामोव पकड़े गए बीव से पूछताछ करता है और जानकारी के बदले मदद का वादा करता है। बीव उस पर आरोप लगाता है कि वह यह नजरअंदाज कर रहा है कि रोबोट लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं और उन्हें पागल बना रहे हैं। वह चेतावनी देता है कि हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि लिक्विडेटर्स ने अभी सिर्फ शुरुआत की है। सड़क पर एगर क्लब में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे एंट्री फीस मांगी जाती है। जब वह जन्ना के बारे में पूछता है तो गार्ड उसे बुला लेता है और उसे अपनी शर्ट वापस लेने का मौका देता है। जन्ना के कहने पर उसे अंदर जाने दिया जाता है, लेकिन वह उसे बार में छोड़कर चली जाती है, जहां उसका भाई बार्स बारटेंडर होता है। इसी बीच परेशान जॉर्जी एगर का फोन ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर उसके नाम पर रजिस्टर नहीं होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाता। स्टेशन पर वलामोव के साथी बीव की गिरफ्तारी का जश्न मनाते हैं, लेकिन वह उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने सिर्फ एक मोहरा पकड़ा है, असली लीडर अभी भी बाहर है। बाद में वह सरगेई के माता पिता का पता लेता है, क्योंकि वह इस केस को छोड़ने वाला नहीं है। अचानक कोलिया का गैंग बार में पहुंच जाता है और डिम्मा को पकड़ लेता है। यह देखकर एगर चिढ़ जाता है और सीधे मुकाबला करने का फैसला करता है। बाथरूम में कोलिया और उसके दोस्त उस पर हमला कर देते हैं। तभी बार्स आ जाता है और कहता है कि यह लड़ाई बराबरी की नहीं है। वह आसानी से गुंडों को हरा देता है और उन्हें भगा देता है। मार खाने के बाद डिम्मा शर्मिंदा होकर एगर से माफी मांगता है, लेकिन एगर उसे घर जाने को कहता है। वह समझता है कि डिम्मा डर गया था। बार्स एगर को असली बोट नेट यानी छत पर ले जाता है, जहां जन्ना उसका स्वागत करती है। वह उसकी चोट का इलाज करती है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। उधर स्टेशन पर वलामोव सरगेई की मां एंटोनिना से मिलता है। वह बताती है कि क्रोनोस ने उन्हें पैसे और मदद ऑफर की है, इसलिए वह केस करने में हिचकिचा रही है। वलामोव उसे समझाता है कि यह एक अपराध है और न्याय होना चाहिए। आखिरकार एंटोनिना सरगेई की बॉडी रिलीज करने के कागजों पर साइन कर देती है। रात में एगर घर लौटता है। जॉर्जी उसकी हालत देखकर चिंतित होता है और पूछता है कि क्या वह शराब पीकर आया है, लेकिन एगर साफ कह देता है कि उसे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब जॉर्जी उसके व्यवहार के बारे में पूछता है तो एगर उसे नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि वह जल्द ही उनकी जिंदगी से चला जाएगा। तभी अचानक घायल कोलिया अपने पिता के साथ उनके घर आ जाता है। उसका पिता एगर पर हमला करने की कोशिश करता है और उसे गुंडा कहता है, लेकिन जॉर्जी बीच में आकर उसे रोक देता है और उसका हाथ मरोड़ देता है। कोलिया और उसका पिता वहां से भाग जाते हैं। एगर बताता है कि कोलिया और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया था और वह सिर्फ अपने दोस्त के भाई की वजह से बच पाया। जॉर्जी उसे समझता है और भरोसा दिलाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कुछ समय बाद जॉर्जी को साइबर क्राइम यूनिट से मैसेज मिलता है कि उन्हें सरगेई की बॉडी चाहिए। अब जॉर्जी डर जाता है कि अगर सच्चाई सामने आई तो क्रोनोस उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वह एक खतरनाक कदम उठाता है। वह मॉर्ग में नकली लिक्विडेटर्स हमला दिखाता है, रोबोट पर पेंट फेंकता है और पूरे मॉर्ग में आग लगा देता है। आग में सरगेई की बॉडी जल जाती है और उसके साथ सारे सबूत भी खत्म हो जाते हैं।